और यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस साहब, आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी ओबीजी, सीएचएन और एमएसएन बेस्ड क्लास रहने वाली है। साथ ही साथ आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि आज आप लोग 25 जून है, आज आप आफ्टरनून से ही बुक है जो ऑर्डर कर सकते हैं। बुक आप आज से ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आपको बुक्स के जो प्राइस वगैरह हैं वो सब आपको विजिबल हो जाएंगे। फ्लिपकार्ट पे बुक है जो लिस्ट हो चुकी है, बट कुछ इशू चल रहा है इसलिए वहाँ पे आपको 1-2 दिन और नहीं दिखेगी। लेकिन जो लोग डायरेक्ट बुक ऑर्डर करते हैं उनको कोई भी डिलीवरी चार्ज आपके लिए नहीं लगेगा। वो बुक है, यहाँ पे मैं आपको एक बुक का छोटा सा डेमो दे देती हूँ कि बुक में क्या क्या चीज़ें आपको रहें। पार्ट है वो अभी आपको मैं दिखा रही हूँ कि आपको बुक में है जो किस तरीके से चीज़ें हैं अवेलेबल होंगी। तो बुक है जो हमारी मेनली आपको डायरेक्ट यदि आप लोग कांटेक्ट करके परचेस करते हैं, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर, तो आपके लिए बुक है जो पड़ेगी 699 रुपीज़ में। कितने में? 699 रुपये में आप इंडिया के किसी भी जगह से ऑर्डर करते हैं, बुक आपको विद इन 1 वीक में डीटीडीसी के थ्रू भेजी जाएगी। मैं यहाँ पे नॉर्मल कोरियर भी आपको वेट नहीं कराऊंगी, डायरेक्ट बुक आपकी डीटीडीसी के थ्रू है जो आपको भेजी जाएगी, जो 5 दिन या 6 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लेगा। आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हो। बुक में आपको मेनली जितने भी अभी तक 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सब पेपर्स रहेंगे। जो नेशनल वाइड जितने भी एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, केरला, कर्नाटका और अलग अलग स्टेट के वो सब पेपर होंगे। आपको सभी प्रोग्राम्स होंगे उन क्वेश्चन पे में आपके लिए, और जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मॉडल पेपर्स भी रहेंगे बुक में, सभी ऑफिशियल पेपर्स भी होंगे। और बुक आपके लिए डायरेक्ट यदि आप व्हाट्सएप के थ्रू परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी है बुक की, जो आप बुक्स पढ़ते हैं वही बुक है। यहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट की बुक नहीं रहेगी, पेपर बैक बुक होगी। 405 पेज की बुक होगी। इन 405 पेजेस में आपको टोटल मिला के पूरे 50 नहीं 55 क्वेश्चन पेपर होंगे, मॉडल पेपर होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, सब कुछ आपका यहाँ पे कवर होगा। अब यहाँ पे जो एनएचएम, सीएचओ के पेपर मेनली अभी इस बुक में ऐड किए गए हैं। जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा तो उसके लिए सेकंड बुक पर भी काम चल रहा है, वो भी आपको विद इन 1 मंथ और 1.5 मंथ में अरेंज कर दी जाएगी। लेकिन अभी यदि ये बुक आप पढ़ते हैं तो आपके 6000 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उन 6000 क्वेश्चन से आप सोचिए कि आपको कितनी हेल्प रहेगी। और जो अभी शुरुआत के 55 लोग ऑर्डर करेंगे बुक, तो उनके लिए अभी डिलीवरी चार्ज आपको नहीं लगेगा। बुक आपको ओनली पेमेंट करके ऑर्डर करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बहुत सारा मटेरियल ले चुके हैं। लेकिन यदि आप लोग बुक लेना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर। ये यहाँ पे हमारी बुक का बैक पेज रहेगा। पूरी बुक लाने में मुझे टाइम इसलिए लग गया क्योंकि इसमें एज अ राइटर, एज अ पब्लिशर, सभी चीज़ें हमारे मेडिकल एंड नर्सेस सब की तरफ से ही हुई हैं। तो इसमें सभी चीज़ें आपको जो अभी तक चैनल पर हमने पढ़ा है पिछले 5 से 6 सालों में, तो सब चीज़ें एक निचोड़ ला के इस बुक में मैंने ऐड कर दी हैं। आई होप आपका एक प्रॉपर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। यदि आपको कोई भी डाउट वगैरह रह जाए किसी भी चीज़ को लेकर कि बुक कैसे क्या करना है, आपको उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, वो सब आपको व्हाट्सएप पे एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे आपको दिख रहा है, यही ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। बुक पूरी गवर्नमेंट की लीगलाइजेशन के बाद ही मैंने रिलीज़ की है, ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जो भी लोग बुक लेना चाहते हैं प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके इस बुक को परचेस कर सकते हैं। आज से ही आपको बुक है जो अवेलेबल हो गई है, लेकिन आपको तुरंत मैं पीडीएफ फॉर्मेट में बुक नहीं दे पाऊंगी क्योंकि पेपर बैक बुक होगी। तो आपको 1 वीक में बुक आपके डोर स्टेप पे पहुंचाई जाएगी। जो भी लोग बुक लेंगे उनके लिए मैं बता दूं कि आपको अपना जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है, एड्रेस विद पिन कोड के मुझे भेजना होगा और पेमेंट करनी होगी। अभी जो शुरुआती लोग होंगे उनको कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, चाहे आप कहीं पर से भी, चाहे राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार कहीं से भी ऑर्डर करेंगे। और जिनका अपकमिंग टाइम में बिहार के लिए एग्जाम है तो ये बुक उनके लिए रामबाण साबित होगी। क्लियर? चलिए आज की क्लास को हम फोकस करेंगे। डाउट वगैरह रह जाता है तो आप मुझे बेझिझक होकर व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे इसलिए मैंने आज ये चीज़ अनाउंस कर दी। जैसा मैंने आप सबसे कहा था कि 25 से आपको बुक अवेलेबल हो जाएगी, तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। अब आपकी बारी है कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं उस बुक में, कि आपको कितनी अच्छी लगती है, वो सब चीज़ें आप मुझे
परचेस करने के बाद, पढ़ने के बाद ही बता पाएंगे। आपके क्या रिव्यू रहेंगे उन सब चीजों का भी इंतजार रहेगा। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको ये रहा। और एक और चीज, जो लोग ईएसआईसी का पेपर दे रहे हैं, मैं बता दूं कि अभी ईएसआईसी से रिलेट करते हुए मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे चेक किया है कि ऑफिशियल पेपर का जो सील लगा के कहा जा रहा है कि ऑफिशियल पेपर है, भले वो पेपर किसी और एएनएम एग्जाम का हो। एएनएम एग्जाम का मतलब कि एएनएम में यदि आरयूएचएस जो यूनिवर्सिटीज एएनएम के लिए एग्जाम लेती हैं या जीएनएम के लिए लेती हैं, उसको ईएसआईसी का पेपर करके, ये अच्छी बात है कि आप पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, लेकिन जब बच्चों का अपकमिंग टाइम में एग्जाम होने वाला हो तो उनको यही लगेगा कि मुझे भी ऐसे ही पेपर आएगा। ऑफिशियल पेपर से आपको क्या माइंड में सेट होता है कि मुझे ऐसे ही पेपर आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि आपको जो पेपर ही गलत दिखाया जा रहा है तब। तो इसलिए जो भी लोग, अभी मैंने ईएसआईसी के लिए आपके पास कम समय बचा हुआ है तो क्लासेस तो चलती रहेंगी, और जो लोग पेपर्स प्लस ईएसआईसी की सीरीज पढ़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके 2019 में जो ईएसआईसी के पेपर हुए हैं वो साथ में 13 क्वेश्चन पेपर मतलब 13 सीरीज आपको अवेलेबल होंगी, तो वो सब आप ले सकते हैं। उनके लिए आपको व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन फर्स्ट है कि राम है जो कि 32 साल का मेल क्लाइंट है, हैज बीन एडमिटेड टू द इंटेंसिव केयर यूनिट following a motor vehicle accident. Assessment found a positive Collins sign. What does this indicate? यदि किसी 32 साल के मेल क्लाइंट को लाया गया इंटेंसिव केयर यूनिट में, आईसीयू में लाया गया है, बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके जो पॉजिटिव कोलिन साइन देखने को मिला, असेसमेंट किया गया, तो जो कोलिन साइन है, पॉजिटिव कोलिन साइन है, क्या है? हीमोथोरिक्स का क्लासिकल साइन है, स्कल फ्रैक्चर का है, पेल्विक फ्रैक्चर का है, या फिर रेट्रोपेरिटोनियल फ्रैक्चर का है? किसका साइन है? तो कुलिन साइन, एग्जाम में डायरेक्ट कुलिन साइन भी पूछा जाता है। कुलिन साइन देखने को मिलता है जब रेट्रोपेरिटोनियल फ्रैक्चर हुआ हो। रेट्रोपेरिटोनियल फ्रैक्चर का मतलब है कि जो हेमरेज है बिलो द अम्बलाइकस एरिया में, जो पेरिटोनियल एरिया है वहां पर इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग वगैरह हुई हो, उसके कारण ब्लीडिंग अपर साइड नहीं दिखेगी, लेकिन जो एरिया है अम्बलाइकल एरिया, हेमरेजिक डिस्कलरेशन, ब्लड वहां झलकेगा लेकिन बाहर नहीं आएगा, वो कहलाता है कोलिन साइन। और ये देखने को मिलता है जब इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज, इंट्रा का मतलब अंदर ही, जैसे आपने इंटरनल ब्लीडिंग पढ़ा है वैसे ही यहाँ पर इंटर जो पेरिटोनियल एरिया है वहां पर अंदर ही ब्लीडिंग हो जाए लेकिन ब्लड बाहर ना आए, उसको क्या कहा जाता है? रेट्रोपेरिटोनियल फ्रैक्चर। और इसके कारण जो यहाँ पे एक डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, वो कहलाता है कोलिन साइन। अब यदि यही जो यहाँ पर डिस्कलरेशन है फ्लैंक रीजन में हो, कहाँ पर? इस साइड, दोनों साइड, यहाँ पर बिलो अम्बलाइकस नहीं, यहाँ पर दोनों साइड में यदि फ्लैंक रीजन लेफ्ट साइड देखने को मिले तो ये होता है पैंक्रेटाइटिस में। किसमें? पैंक्रेटाइटिस में, और इसको कहा जाता है ग्रे टर्नर साइन। क्लियर? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, the atropine is commonly used prior to administration if inhalant anesthetics to reduce. एट्रोपिन जनरली यूज की जाती है एनेस्थेटिक के पहले, इनहेलेंट एनेस्थेटिक के पहले। क्या? कम करने के लिए, मसल टोन कम करने के लिए, सीक्रेशन के लिए, नोजिया वॉमिटिंग के लिए। एट्रोपिन है जो एक इमरजेंसी ड्रग की कैटेगरी में रखी जाने वाली ड्रग है। क्या है? एट्रोपिन। अब यहाँ पर एट्रोपिन के जो यूजेस हैं अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, तो जनरली इसका मेन यूज तो यही होता है कि सीक्रेशन को, क्या? सीक्रेशन को कम करना है। तो जो एट्रोपिन का मेन वो क्या होता है? सीक्रेशन को कम करना है। एट्रोपिन क्या है? एक एंटीमस्क्राइन ड्रग है। जनरली ब्रेडिकार्डिया, यदि जिसकी लो हार्ट रेट हो रही है तो उसको ट्रीट करने के लिए एट्रोपिन दी जा सकती है। क्या है? यदि लो हार्ट रेट हो रही है या फिर पल्स रेट कम जा रही है तो एट्रोपिन देके ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन इसका यूज एक अलग तरीके से होगा कि सीक्रेशन को भी कम करना। सीक्रेशन कम होगा तो एस्पिरेट होने से बचा जा सकता है। ईसीटी वाले मरीज होते हैं उनमें भी इवन इसका यूज किया जाता है, लेकिन जिन मरीजों के लिए यदि ब्रेडिकार्डिया में यूज किया जा रहा मतलब लो हार्ट रेट कम है तो उस केस में भी इसको यूज किया जाएगा। यदि जिस पर्सन का जो हार्ट रेट और जो यहाँ पे
60 से कम हो तब डिगॉक्सिन की भी एक बात आती है, यदि एट्रोपिन के अलावा बात कर रहे हैं तो एट्रोपिन यूज करेंगे किसमें, जब ब्रेडिकार्डिया हो। लेकिन डिगॉक्सिन कब देना है आपको, जब यहाँ पर टैकीकार्डिया हो। कब है, टैकीकार्डिया हो। तो यहाँ पर दोनों अपोजिट में काम करेंगी। तो एट्रोपिन का तो मेन काम यही होता है कि सीक्रेशन को कम करना, सीक्रेशन कम होगा तो एस्पिरेट होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो ना इसका नोजिया वॉमिटिंग से लेना देना है ना मसल टोन से। मसल रिलैक्सेंट दिए जाएंगे मसल टोन के लिए। नेक्स्ट वन, अर्ली फीचर्स ऑफ एस्पिरिन पॉइजनिंग इज। अभी देखिए हमने एस्पिरिन पढ़ा, अब है यहाँ पर एस्पिरिन यदि ओवरडोज हो जाए तो क्या साइन देखने को मिलेंगे। रेसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर, या फिर हेडेक। क्या होगा, यदि आपको एस्पिरिन की बात की जाए तो एस्पिरिन पॉइजनिंग यदि होती है तो इसका एंटीडोट भी पता होना चाहिए। किसका, एस्पिरिन का। तो एस्पिरिन का जो एंटीडोट है वो क्या होता है, आप लोग भी लिखिए, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। यहाँ पे इसका एज ए एंटीडोट यूज किया जाए। लेकिन जो साइन देखने को मिलेंगे वो क्या होंगे, जब भी यदि एस्पिरिन ओवरडोज होती है, आपने दी तो ट्रीट करने के लिए ही है, लेकिन किसी तरीके से ओवरडोज हो जाए, टॉक्सिसिटी कर जाए, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को एज अ एंटीडोट के तौर पर यूज किया जाएगा। जो कि एस्पिरिन की जगह आपको एग्जाम में सैलिसिलिक एसिड भी लिख सकते हैं। यदि जो सैलिसिलेट है या फिर सैलिसिलिक एसिड है, इनके ओवरडोज हो जाए तब भी आपको याद क्या रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि इसी क्लास की ड्रग है सैलिसिलिक एसिड। इसके कारण होगा क्या, कानों में घंटियां टाइप की बजेंगी। क्या होगा, घंटियां टाइप की बजेंगी, जिसको आप टिनिटस कह सकते हैं। क्या है, टिनिटस है, जो एक क्लासिकल साइन है एस्पिरिन ओवरडोज होने का। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्रग यूजफुल फॉर गट। तो गट के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग यूजफुल होगी, नेलोक्सिन, पायरेजिनामाइड, एलोप्यूरिनॉल, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो कौन सी यहाँ पर ड्रग यूजफुल होगी गट के ट्रीटमेंट के लिए। तो गट के ट्रीटमेंट में जो ड्रग यूजफुल होगी, ऑप्शन है नेलोक्सोन, पायरेजिनामाइड, एलोप्यूरिनॉल, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। गट में होगा क्या कि यूरिक एसिड है जो आपके घुटनों में एक्यूमुलेट होगा। ब्लड में आपके यूरिया का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ रहेगा, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर जो भी गट से रिलेट करते हुए पर्सन आपने देखे होंगे, उनमें जॉइंट पेन होते रहता है, क्योंकि वहां पे यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होगा, ज्यादा चल फिर नहीं पाएंगे, थकावट होगी। तो एक ऐसी ड्रग दी जानी है जिससे जो यूरिक एसिड जमा है उसको फ्लश्ड आउट किया जाए। क्या किया जाए, बाहर निकाला जाए। और वो क्या होगी यहाँ पे, एलोप्यूरिनॉल। क्या होगी, एलोप्यूरिनॉल, जो कि मार्केट में जाइलोप्रिम के नाम से अवेलेबल रहेगी। किससे, जाइलोप्रिम के नाम से। आपके ब्लड में जो हाई यूरिक एसिड लेवल है उसको बॉडी से फ्लश्ड आउट करने में हेल्प करेगी। और यहाँ पर यदि हम बात करें कि जो यूरिक एसिड है ब्लड में तो रहेगा ही, लेकिन जो हमारे जॉइंट्स है वहां पर एज इन क्रिस्टल के फॉर्म में क्या रहेगा, डिपॉजिट रहेगा। क्या रहेगा, डिपॉजिट रहेगा। इसके कारण दर्द भी होगा, साथ में स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट वन, विच पोजीशन शुड बी गिवन फॉर वुमेन ड्यूरिंग यूरिनरी कैथेटराइजेशन। यहाँ पर यदि किसी फीमेल में कैथेटराइजेशन किया जाना है, कौन सी पोजीशन यहाँ पे उसको दी जाएगी। सुपाइन पोजीशन, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, फॉलोअर्स पोजीशन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। कौन सी पोजीशन देंगे यदि किसी फीमेल क्लाइंट को कैथेटर लगाया जाना है। तो यदि हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो यहाँ पर जो यूटीआई है कंपेयर टू मेल के, कंपेयर टू यदि हम यहाँ पर क्या करें, कंपेयर करें मेल और फीमेल को। क्या है, मेल और फीमेल को कंपेयर करें तो ज्यादा रिस्क किसको रहेगा, मोर रिस्क रहता है फीमेल्स में। किसमें, फीमेल में। क्यों, क्योंकि शॉर्ट यूरेथ्रा साइज होगी, इसलिए। इसके लिए शॉर्ट यूरेथ्रा साइज के कारण। अब यहाँ पर मेल में आपने रेयर सुना होगा कि यूटीआई हुआ है,
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है कंपेयर टू फीमेल के। क्यों? क्योंकि फीमेल में शॉर्ट यूरेथ्रा साइज है, इसलिए चांसेस ज्यादा होंगे, बहुत जल्दी बैक्टीरिया है जो कैच करेगा और यूटीआई कॉज कर सकता है। लेकिन मेल में क्या होता है, जो यहाँ पे देखिए आप यूरेथ्रा है, ये मेल क्लाइंट का जो सिस्टम है और ये फीमेल का है। फीमेल में कैथेटर लगाने के लिए जो पोजीशन यूज करेंगे क्या होगी, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। मेल में यदि हम बात करें तो यहाँ पर पोजीशन तो ठीक है, लेकिन जो यदि यूटीआई कैच करेगा वो कैसे करेगा, थोड़ा डिले करेगा। क्यों? यूरेथ्रल साइज क्या है, लंबी है, लेंथ ज्यादा है, बैक्टीरिया वायरस उतने जल्दी कैच नहीं कर पाएंगे। और इसमें एस टाइप की एक कर्व बनती है जिसके कारण कैथेटर लगाना भी इजी नहीं होगा कंपेयर टू फीमेल के। ये देखिए यहाँ पर कैथेटर्स दिए गए हैं 4 टाइप के। रॉबिन्सन 1 वे कैथेटर जो कि स्ट्रेट कैच है, काउट 2 वे कैथेटर जो कि लेटेक्स का बना हुआ है, रॉबिन्सन 2 वे कैथेटर सिलिकॉन का है। यहाँ पर देखिए 2 वे मतलब यहाँ पे 2 यहाँ पे लगे हुए हैं। जिनका डायमेंशन होता है वो होता है फ्रेंच में। रॉबिन्सन 3 वे कैथेटर लेटेक्स यहाँ पर ये है, इनकी इमेज भी आपको आ सकती है। अब कैथेटर लगाने के पहले किया क्या जाता है फीमेल में या मेल में, बिफोर यूरिनरी कैथेटराइजेशन क्लीन द पेनिस इन रोटेटिंग मैनर। यदि मेल में आप कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, यूरिनरी कैथेटराइजेशन, मेल पेनिस को रोटेटिंग मैनर में क्लीन करना है। क्या करना है? क्लीन करना है। फीमेल में करते हैं तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर वे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि यदि फीमेल और मेल क्लाइंट में आपको पूछा जाए तो यदि मेल में आपको कैथेटराइजेशन करना है तो रोटेटिंग फॉर्म में पेनिस को क्लीन करना है, फीमेल में यूरेथ्रा को एंटीरियर टू पोस्टीरियर वे में क्लीन करना है। लिग्नोकैन जेली यूज की जाती है बिफोर इंसर्ट द कैथेटर। जेली को यहाँ पर 7 इंच तक, इतना जो जेली अप्लाई कर रहे हैं आप, लिग्नोकैन जेली जो एज एनेस्थेटिक की तरह रहेगी, तो 7 इंच तक जो जेली है वहां पे आपको मेल में अप्लाई करना है, फीमेल में 1 to 2 इंच। मेल में 7 इंच इसलिए जेली अप्लाई करना है क्योंकि जो यूरेथ्रल साइज है क्या है, लॉन्ग रहेगी और एस कर्व में रहेगा तो इजी नहीं रहता है कैथेटराइजेशन करना। फीमेल में यूरेथ्रा की साइज शॉर्ट है तो 1 to 2 इंच तक ही आपको क्या करना है, लिग्नोकैन जेली लगाना है। इन मेल 9 इंच इंसर्शन, इन फीमेल में 3 इंच। ये भी याद रखें कि मेल में 9 इंच, फीमेल में 3 इंच तक। फॉलिक कैथेटर को स्टेराइल वाटर से 5 to 10 ml में क्या करना है, इन्फ्लेट करना है। जो शुड बी यूज टू इन्फ्लेट द बलून, जो बलून रहेगा उसको इन्फ्लेट करने के लिए, फॉलिस कैथेटर के बलून को इन्फ्लेट करने के लिए क्या करना है, स्टेराइल वाटर का यूज करना है। अब ये देखिए साइज भी देख लीजिए, जो फ्रेंच इन डायमीटर होता है, इंटरनल डायमीटर वो, तो यहाँ पर बच्चों में, इन्फेंट बच्चे मेल फीमेल में कितनी साइज यूज की जाएगी, तो यहाँ पर कैथेटर की साइज होती है 5 to 8 फ्रेंच इन्फेंट में, 8 to 10 फ्रेंच चिल्ड्रन में, 14 to 16 फीमेल में और 16 to 18 फ्रेंच का मेल में है जो यहाँ पे यूज किया जाएगा। कैथेटर की साइज है। और जो टिप होती है, इंसर्शन टिप होती है, वो यहाँ पे इस तरीके से हुई स्ट्रेट टिप, और जो कर्व टिप मतलब एक छोटा सा कर्व टाइप का रहेगा वो। जो कर्व टिप है जनरली बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के पर्सन होते हैं उनमें यूज किया जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक साइड में नोट भी लिखा हुआ है कि जो काउट टिप है ये जनरली जो बीपीएच वाले पर्सन होते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी वाले, उनमें इसको यूज किया जाता है। क्लियर? आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई जो डाउट हो ना रह गया हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच मैन्यूवर इज सीन इन दिस इमेज। तो यहाँ पर कौन सा मैन्यूवर है जो इस इमेज में दिखाया जा रहा है, लॉपसेट, डनकेन, क्रेट्स या फिर वाल्साल्वा मैन्यूवर। कौन सा मैन्यूवर यहाँ पर दिखाया जा रहा है? तो जो यहाँ पर मैन्यूवर दिखाया जा रहा है, बिलो अम्बलाइकस अपर सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर दोनों हाथ से प्रेस किया जा रहा है, ये है यहाँ पर क्रेट्स मैन्यूवर। कौन सा मैन्यूवर? क्रेट्स मैन्यूवर। प्लेस योर palms flat on the patient's abdomen just below the navel, then apply gentle firm pressure and move downwards towards the symphysis pubis। तो यहाँ पर एक कौन सा मैन्यूवर अपनाया जा रहा है? ये यहाँ पे अपनाया जा रहा है क्रेट्स मैन्यूवर। कौन सा? क्रेट्स मैन्यूवर यहाँ पे यूज किया जा रहा है।
स्क्रैट्स मैन्यूवर के थ्रू किया क्या जाता है कि जो आपको लोअर एब्डोमिनल प्रेशर है, जैसे आपको यूरिन पास आउट नहीं हो रही है लेकिन आपको एक पेन टाइप से फील हो रहा है, तो उसका पता करने के लिए यूज किया जाएगा। मतलब आपका जो ब्लैडर है, यहाँ पे मैं आपको ऐड कर देती हूँ कि ब्लैडर में यदि यूरिन फिलअप है लेकिन आप पास नहीं कर पा रहे हैं, तो ब्लैडर को ड्रेन आउट करने के लिए, मतलब यूरिन पास करने के लिए ये यहाँ पे यूज किया जाएगा। यूरिन पास करने के लिए यहाँ पर क्रेट्स मैन्यूवर अपनाया जाएगा। एग्जाम में आपको ये आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो और ऑप्शन दिए गए हैं, डनकेन मैन्यूवर। क्या है? डनकेन मैन्यूवर। डनकेन मैन्यूवर यूज किया जाता है यहाँ पर स्लड्ज मैकेनिज्म, और डनकेन मैन्यूवर प्लेसेंटा के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर एक क्रेट्स क्या है आपका, यदि ब्लैडर फुल है, क्या है यहाँ पे देखिए, मैं फिर से एक छोटा सा नोट लिख देती हूँ। यदि ब्लैडर फुल है तो ब्लैडर को ड्रेन करने के लिए अपनाया जाएगा पाम को एब्डोमिनल एरिया रीजन में रखा जाएगा, प्रेशर लगाया जाएगा जिससे ब्लैडर है जो ड्रेन आउट हो जाए। नेक्स्ट इज इन इमेज कोलिनसाइन एंड ग्रे टर्नर साइन सीन, दोज आर द क्लासिकल साइन ऑफ विच डिसीज। तो यहाँ पर कोलिनसाइन और ग्रे टर्नर साइन जो जस्ट हमने अभी ऊपर के क्वेश्चंस में पढ़ा है, तो ये किसमें देखने को मिलेगा? पैंक्रेटाइटिस में, गैस्ट्राइटिस में, अपेंडिसाइटिस में, कि नन ऑफ द अबव। कोलिनसाइन जनरली अभी हमने पढ़ा कि जब इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग होती है तब देखने को मिलेगा, और जो कि आपका कहाँ पे होगा, बिलो द अम्बलाइकस या अबव द अम्बलाइकस। ग्रे टर्नर साइन चारों साइड है जो अम्बलाइकल एरिया के हो सकता है, और ये दोनों साइन देखने को मिलते हैं किसमें? पैंक्रेटाइटिस में। किसमें देखने को मिलेंगे? पैंक्रेटाइटिस में। कुलिन का मतलब होता है इरेगुलर हेमरेजिक पैचेस अराउंड द अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के चारों ओर या फिर बिलो साइड क्या हो जाए, हेमरेजिक पैचेस देखने को मिले, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग के कारण। ग्रे में बाइलेटरल फ्लैंक रीजन में जो ब्रशिंग टाइप के साइन देखने को मिलेंगे, ब्लीडिंग भी होगी रेट्रोपेरियल एरिया में, तो एक भी देखने को किस में मिलेंगे? पैंक्रेटाइटिस के केस में। तो दोनों साइन किस में देखने को मिलेंगे? पैंक्रेटाइटिस में। अपेंडिसाइटिस में है जो आपको साइन देखने को मिलते हैं, रॉबर साइन देखने को मिलते हैं, वो क्या होता है? रॉबसिंग साइन। एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मर्फी साइन सीन इन विच डिसीज। मर्फी साइन किस में देखने को मिलेगा? कॉलीसिस्टाइटिस, कॉलीलिथियासिस, मल्टीपल माइलोमा या फिर कार्डियक टेम्पोनेट, किस केस में मर्फी साइन देखने को मिलेगा? मर्फी साइन, यहाँ पे आप लोग भी अपने आंसर पुट कीजिए कि जो मर्फी साइन है किसमें देखने को मिलेगा? मर्फी साइन देखने को मिलता है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में। किसमें? एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में, जो कि सब कोस्टल एरिया के यहाँ पे फील भी होगा। और जो मर्फी साइन है ये अपेंडिसाइटिस में ही देखने को मिलता है, अपेंडिसाइटिस में भी आपको देखने को मिल सकता है मर्फी। यहाँ पर मर्फी साइन में होता क्या है कि 3 ट्रायड साइन होते हैं मर्फी साइन के बारे में, क्योंकि ये तो आपको पता है कि कोलिसिस्टाइटिस में देखने को मिलेगा। ये देखिए मर्फी साइन, जब गॉल ब्लैडर डिसीज को क्या किया जाता है, यहाँ पे असेस किया जा रहा है, क्या है, गॉल ब्लैडर के यहाँ पे कुछ डिसीज वगैरह है, तो उसको टेस्ट करने के लिए साइन को चेक किया जाएगा कि जो आपके एग्जामिनर है आपको सांस इनहेल करने के लिए कहेंगे, और उनकी जो फिंगर्स है अंडर द लिवर जो बॉर्डर है, और वहां पे बिलो द आपका जो हम स्टर्नम के जो नीचे वाला एरिया है और जो आपके लिवर का एरिया, वहां पे प्रेस करके देखेंगे। जब आपको पेन फील होगा, जब आप इनहेल करेंगे, आप सांस लेंगे, रोक के रखेंगे, तो यहाँ पर गॉल ब्लैडर के यहाँ पे डिसेंडिंग तो देखने को मिलेगी, लेकिन जब आपको इन्फ्लेट करने के टाइम पर क्या होगा, दर्द भी फील होगा, वो होगा मर्फी साइन, और देखने को मिलेगा किसमें? कॉलीसिस्टाइटिस। कॉलीसिस्टाइटिस का मतलब है कि गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होने के कारण। कॉलीलिथियासिस का मतलब होगा यहाँ पर क्या है? स्टोन है। कहाँ पर? गॉल ब्लैडर में स्टोन है। नेक्स्ट वन, the most significant health status indicator of community is, तो most significant health status indicator क्या है कम्युनिटी में? साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ,
डिसेबिलिटी, प्रेवलेंस या फिर ऑल ऑफ दी अब क्या होंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर जो हेल्थ स्टेटस है कम्युनिटी में, मतलब कम्युनिटी पूरी हेल्दी है या नहीं, तो यहाँ पे कौन सा होगा? वो होगा आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ में जो ओवरऑल मोर्टेलिटी लेवल है पॉपुलेशन का, वो यहाँ पे कवर हो जाएगा, जिसमें मोर्टेलिटी पैटर्न किस एज ग्रुप में रहा है? बच्चों में, एडोलेसेंट में, वो होगा एडल्ट्स में कि एल्डर में। एवरेज नंबर ऑफ ईयर, क्या एवरेज नंबर ऑफ ईयर? तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ पूरा ऑल ओवर है, जो मोर्टेलिटी के लिए आपकी कम्युनिटी का क्या हेल्थ स्टेटस रहा है, वो सब चीजें यहाँ पे बता दी जाएगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पे, व्हाट इज द कवर अमाउंट फॉर फुल डिसेबिलिटी इन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? ये क्वेश्चन हमने कुछ दिन पहले और पढ़ा था कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, तो यहाँ पर कितना अमाउंट दिया जाएगा? फुल डिसेबल हो जाए दिया आपको, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंटल केस के लिए है, और इसमें जो अमाउंट की बात की जा रही है वो कितना होता है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 4 लाख? तो ये होता है 2 लाख। कितना? 2 लाख। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई थी कब? 9 मई 2015 को, और इसके तहत जो उस टाइम पे 2015 में आई थी, उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, जो लेट फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी थे, और यहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया था 8 मई को कोलकाता में, लेकिन इंप्लीमेंट हुई थी 9 मई 2015 से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है आपको, जो यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है आपको, द नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नोन एज। तो जो नए केसेस हैं, क्या है? किसी भी पॉपुलेशन के नए केसेस हैं, तो यहाँ पर उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा? इंसिडेंस में, प्रिविलेंस में, पॉइंट प्रिविलेंस में, कि ऑल ऑफ दी अबव में? तो यहाँ पर जो न्यू केसेस की बस बात की जाए तो हमेशा इंसिडेंस में आते हैं। किसमें? इंसिडेंस में। देखिए अब यहाँ पे 4 तरीके के केस बताए गए हैं, इंडेक्स केस, प्राइमरी केस, प्रिविलेंस और इंसिडेंस। तो इंसिडेंस का तो मतलब होता है किसी भी डिफाइंड पॉपुलेशन में नंबर ऑफ न्यू केसेस। प्रिविलेंस का मतलब होता है किसी भी पॉपुलेशन में जो डिफाइन किए गए नए और पुराने दोनों केसेस, इंक्लूडिंग न्यू एंड ओल्ड केसेस। अब आता है इंडेक्स और प्राइमरी केस, ये भी एग्जाम में आता है। ये हिमाचल प्रदेश सीएचओ में आया था इंडेक्स केस। तो इंडेक्स केस का मतलब होता है वो फर्स्ट केस जो किसी इन्वेस्टिगेटर ने नोटिस किया हो। आपका जो यहाँ पे हम बता दें कि जो फर्स्ट केस है किसी भी डिसीज का, जब आप दिखवाने गए हो और वो फाइनल किया गया हो पूरे वर्ल्ड में, पहला केस वही आप किसी के ऊपर भी जो इन्वेस्टिगेटर, डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने नोट डाउन किया वो होगा। प्राइमरी का मतलब है कि आपको हुआ है, आपको कोई भी डिसीज वगैरह हुई है, ठीक हो गई, लेकिन आपको फिजिशियन ने नोट डाउन नहीं किया तो प्राइमरी होगा, फर्स्ट केस होगा। लेकिन फर्स्ट केस को जब फिजिशियन के द्वारा नोटिफाई कर दिया जाए तो वो कहलाता है इंडेक्स केस। नेक्स्ट वन है टनल विजन इज सीन इन विच कंडीशन? टनल विजन किस केस में देखने को मिलेगा? ग्लूकोमा में, कैटरेक्ट, GERD या फिर ट्रोकोमा में? किस केस में देखने को मिलेगा? कैटरेक्ट, जिसको मोतियाबिंद आप कह सकते हैं। सबसे ज्यादा भारत में ब्लाइंडनेस का रीजन कैटरेक्ट है। GERD का टनल विजन से लेना देना नहीं है। ये होगा किसमें? ग्लूकोमा में। ग्लूकोमा में क्या होगा कि जो ICP है, सॉरी IOP है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है। इस इंक्रीज होने के कारण जो आपकी ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। बेसिक से मैंने बताया कि IOP बढ़ता है, इस IOP बढ़ने के कारण ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस रहेंगे, और उसी का एक क्लासिकल साइन होता है टनल विजन। मतलब आपको चारों तरफ का कुछ नहीं दिखेगा, ओनली आपकी आंख के सामने जो एक टनल टाइप से जो एरिया आपकी आंख के सामने बनेगा वही बस आपको दिखेगा, तो कहलाता है टनल विजन। नाम ही है इसका टनल विजन। नेक्स्ट वन, बफेलो हम्प इज सीन इन विच डिसीज? बफेलो हम्प किसमें देखने को मिलेगा? कुशिंग सिंड्रोम, सिफिलिस, लॉर्डोसिस या फिर काइफोसिस में? बफेलो हम्प किस डिसीज में देखने को मिलेगा? तो
बफेलो हम्प देखने को मिलेगा कुशिंग सिंड्रोम में। किसमें? कुशिंग सिंड्रोम में। कुशिंग सिंड्रोम होगा कब कि जब या तो आपकी बॉडी खुद कॉर्टिसोल का लेवल ज्यादा बना ले या फिर आपको बाहर से इंजेक्ट किया गया हो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, उसके कारण आपको क्या होगी? कुशिंग डिसीज, जिसमें कुबर टाइप से आपके बाहर जो नेक के बैक साइड का एरिया है, यहाँ पे आपको जो कुबर ही कहेंगे आप, उस तरीके का एक फैट पैड बन जाएगा। फैट पैड बनेगा, फैट का अपर बैक है जो आपकी नेक के यहाँ पर, उसको कहा जाता है बफेलो हम्प। और ये या तो आपकी बॉडी ने ज्यादा कॉर्टिसोल प्रोड्यूस किया या आपको बाहर से क्या किएगा? इंजेक्ट किएगा, उसके कारण ऐसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, Which of the following is a leading cause of death in adolescent? 10 से 19 साल तक के बच्चों में, एडोलेसेंट एज ग्रुप में डेथ का मेन रीजन क्या है? सुसाइड, एक्सीडेंट, स्ट्रेस और इलनेस या फिर कम्युनिकेबल डिसीज। तो जो एडोलेसेंट एज में डेथ का रीजन है वो क्या है यहाँ पर? वो एक्सीडेंट। जो 10-11 साल के बच्चों को, इवन 12-13 साल के बच्चों को ही देखो, स्कूटी दौड़ाते, बाइक दौड़ाते आपको रोड पे मिल जाएंगे। स्पेशली जो छोटी सिटीज है वहां पर, बड़ी सिटीज में वो गलियों में घूमेंगे लेकिन रोड पे नहीं जा सकते क्योंकि ट्रैफिक में पकड़े जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पर जितने भी रूरल एरियाज हैं, कम एज में ही बच्चों को बाइक पकड़ा दी जाती है। तो एक मेन रीजन होता है एडोलेसेंट हेल्थ में डेथ का। जो 5 कारण होते हैं टीनेजर्स में, जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है। अनइंटेंशनल इंजरी, मतलब इरादा नहीं होता लेकिन हो जाता है। सबसे कॉमन तो होता है एक्सीडेंट, फिर होमिसाइड, सुसाइड, कैंसर, हार्ट डिसीज, जो कि टीनेज में हाफ ऑफ ऑल इन सबका एक ही वो क्या है? में डेथ का मेन रीजन क्या है? वो है यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन स्टेज सर्वाइकल कैंसर स्प्रेड एट ब्लैडर एंड रेक्टम लेवल। तो सर्वाइकल कैंसर, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब ये कहाँ तक फैल जाए? रेक्टम और ब्लैडर तक को कवर कर जाए। जो एचपीवी है, क्या है एचपीवी? जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी कैंसर के लिए भारत ने भी वैक्सीन बना ली है, सर्वावैक जो वैक्सीन है यहाँ पे बना ली है, एग्जाम में आती है कैंसर की वैक्सीन, जो कि 14 साल की उम्र के बाद, 14 ईयर्स की एज के बाद गर्ल्स में है, जो कंपलसरी कर दी जाएगी कुछ समय में। लेकिन अभी भी जो भी गर्ल्स लगवाना चाहती हैं वो प्राइवेट क्लिनिक्स में जाके लगवा सकती हैं। तो सर्वाइकल कैंसर का मेन रीजन क्या होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। लेकिन जब सर्वाइकल कैंसर कहाँ पे स्प्रेड आउट हो जाए? ब्लैडर और रेक्टम लेवल पर, तो ये कहलाता है 4th ए। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगी 4th स्टेज। जैसे यहाँ पे देखिए सर्वाइकल कैंसर की 4th स्टेज ए है, मतलब यहाँ पर ये कहाँ तक पहुंच गया? रेक्टम और ब्लैडर में 4A। यदि ये कैंसर बोन और लंग्स तक आता है तो ये क्या कहलाएगा? 4B। क्या है? 4B। सर्वाइकल कैंसर की स्टेज 4 में कैंसर को यदि ए तक पूछा जाए आपसे, यहाँ पे देखिए 4A तक पूछा जाए, मतलब ये कहाँ है? ब्लैडर और रेक्टम लेवल पर। यदि बोन्स में या फिर बोन्स के अलावा लंग्स, लिवर के यहाँ पूछा जाए तो होगी 4B। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बोन्स, लंग्स एंड लिवर। यदि बोन्स, लंग्स और लिवर तक आ जाए तो क्या होगी आपकी? 4B। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू आर कंफर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज विथ कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल देन द कट ऑफ वैल्यू शुड बी। तो यदि आप डायबिटीज के लिए जो ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो कितनी कट ऑफ वैल्यू होगी? तो इस क्वेश्चन के आगे बढ़ने के पहले मैं बता दूं, जिनका ESIC के लिए पेपर है, आज है 25 जून, 7 जुलाई को आपका पेपर UPSC के थ्रू होना है। और आप लोग यदि ESIC के पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, पेपर ऑलरेडी सॉल्व्ड है क्योंकि CBT बेस्ड पेपर हुए थे जिसमें किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। तो यहाँ पे आपको पेपर्स साथ में 13 और पेपर आपको है जो अवेलेबल है, आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके लेने होंगे और उनका चार्जेस आपको ओनली 50 रुपीज़ रहेगा। मैंने 50 रुपीज़ इसलिए रखा ताकि ऑल ओवर हर एक कैंडिडेट उन पेपर्स को पढ़ सके, जिसमें 13 पेपर आपके साथ में भी
3 ESIC के पेपर और साथ में 13 पेपर एज ए सीरीज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि सभी आपके सॉल्व रहेंगे। क्लियर। और जो ESIC के पेपर होंगे वो ऑफिशियल होंगे, जिसमें किसी भी तरीके की आपको छेड़छाड़ नहीं की गई है। बुक आपको आज से अवेलेबल है, आप लोग डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बुक को अपने लिए बुक करवा सकते हैं, क्योंकि अभी कम ही मैंने मटेरियल प्रिंट करवाया है। जैसे जैसे आप लोग की डिमांड बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा यहाँ पे मटेरियल प्रिंट करवाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि डायबिटीज़ यदि आप डायग्नोज करना चाहते हैं, कंफर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़, तो यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होगा। तो यहाँ पे आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा वो होगा आपका फास्टिंग ब्लड शुगर मोर देन 126, और जो पोस्ट प्रेडियल है मतलब खाने पीने के बाद 220। कितना? खाने पीने के बाद होगा 220 और जो फास्टिंग होगा वो होगा 126। तो इसको कंसीडर किस में किया जाएगा आपका करेक्ट आंसर में। आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल ट्रायड ऑफ कोरिएजा, कफ एंड कंजक्टिवाइटिस कॉमनली सीन इन। क्लिनिकल ट्रायड की बात की गई, मतलब 3 चीजें एक साथ हैं यहाँ पर, जिसमें खांसी है, कंजक्टिवाइटिस और कोरिएजा है। तो किसके साइन है? मम्प्स के, मीजल्स, रूबेला या फिर टाइफॉइड के। तो यहाँ पर जितने भी साइन पूछे गए हैं ये सभी साइन है आपके किसके? मीजल्स के। किसके? मीजल्स के। यहाँ पे आपको अलग अलग डिसीज से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कॉप्लिक स्पॉट, कॉप्लिक स्पॉट भी आपको एग्जाम में आता है, तो ये भी मीजल्स का है। यदि पूछा जाए कि सब में रैसेस देखने को मिलेंगे तो टाइफॉइड को छोड़ के आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्राफ्टिंग बिटवीन आइडेंटिकल ट्विनिज। ग्राफ्ट का मतलब है जो लेन देन, आदान प्रदान। यदि आइडेंटिकल ट्विन के बीच में होगा तो वो क्या कहलाएगा? आइसोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट या फिर एलोग्राफ्ट। तो यदि जो ग्राफ्टिंग आइडेंटिकल ट्विन्स के बीच में होगी तो वो कहलाती है आइसोग्राफ्ट। क्या होगी? आइसोग्राफ्ट। ये देखिए यहाँ पर 4 तरीके की ग्राफ्टिंग है। ग्राफ्टिंग जनरली जरूरत कब पड़ती है? या तो किडनी फेलियर हो गई हो या कुछ ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है और बर्न के पेशेंट हो, इस तरीके से। ऑटोग्राफ्ट में मतलब आपकी खुद की ही कुछ सेल्स निकाल के दूसरी जगह क्या की जाए, यहाँ पे ट्रांसप्लांट की जाए, तो वो कहलाती है ऑटोग्राफ्टिंग। आइसोग्राफ्ट में आइडेंटिकल ट्विन जो जुड़वा है, भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, वो हो गए। जीनो में कोई एनिमल के थ्रू, किसके थ्रू? एनिमल के थ्रू। और जो एलोग्राफ्ट है, एलोग्राफ्ट में मतलब सेम स्पीसीज, मैन टू मैन, मैन टू वुमेन। तो यहाँ पे आप देखिए आइसोग्राफ्ट क्या है? आइसोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट। ऑटो में तो आपका क्या होगा? आपकी सेम बॉडी, ऑन बॉडी। आइसो में आपका आइडेंटिकल ट्विन हो जाएगा। जीनो में डिफरेंट स्पीसीज ही हो जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ पे पिग हो सकता है, रैबिट हो सकता है, मंकी हो सकता है। एक और यहाँ पे आपका था एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट का मतलब होता है सेम स्पीसीज। क्या है? सेम स्पीसीज। आइसोग्राफ्ट मतलब आइडेंटिकल ट्विन। ऑटोग्राफ्ट मतलब आपकी बॉडी के किसी और पार्ट से हिस्सा निकाल के दूसरी जगह जोड़ दिया जाए। जीनोग्राफ्ट स्पीसीज ही बदल जाए, बंदर ले लो, घोड़े ले लो, रैबिट ले लो, मंकी ले लो, उनकी सेल्स आपकी बॉडी में डाल दी जाए। और एलो का मतलब होता है सेम स्पीसीज, मतलब आपके रिश्तेदार कोई भी ये सब यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो कौन से हार्मोन प्रेजेंट होते हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ए और बी या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, उनमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों रहेंगे। क्या होंगे? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों रहेंगे, जो कि कंबाइंड ओसीपी में, जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, इनमें सिंथेटिक फॉर्म में लो डोज होगा, लेकिन सिंथेटिक फॉर्म में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होगा। ये जो ओसीपी पिल्स हैं करती क्या है? ओवुलेशन को इनहिबिट करने का काम करेंगे। इनहिबिट मतलब सप्रेस करने का काम करेंगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको
शॉर्ट फॉर्म में बेसिक समझाया जाएगा। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन 2 टाइप होगा, एक होगा परमानेंट सॉल्यूशन, दूसरा होगा स्पेसिंग। मतलब कभी बाद में बच्चा चाहिए तो आप इन मेथड को रिमूव करवा के, आप टैबलेट वगैरह लेते तो स्टॉप करा के कंसीव कर सकते हैं। 2 मेथड होंगी परमानेंट में मेल स्टरलाइजेशन करा दो, मतलब कि वैसेक्टोमी करा दो या ट्यूबेक्टोमी करा दो। क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो परमानेंट मेथड है, परमानेंट में क्या है, मेल स्टरलाइजेशन। क्या मेल स्टरलाइजेशन, तो इसमें क्या किया जाता है, वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस को बांध के जो टाई अप कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि यदि इसकी वैसेक्टोमी हो गई तो क्या ड्यूरिंग द इंटरकोर्स इजैकुलेशन नहीं होगा, स्पर्म नहीं आएंगे, या जो स्पर्म बनते हैं उनका क्या होगा, स्पर्म बाहर नहीं आएंगे, जो बन रहा है स्पर्म वही रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन इजैकुलेशन के दौरान सीमेन आएगा। स्पर्म तो दिखेंगे नहीं, वो स्पर्म सीमेन में मिक्स होके आते हैं। लेकिन जो यहाँ पर वैसेक्टोमी वास डिफरेंस जो कि स्पर्म को लेके आने का काम करता है इजैकुलेशन के दौरान, उस दौरान जो स्पर्म है वो क्या होंगे, रीअब्जॉर्ब होते रहेंगे। अब आता है फीमेल स्टरलाइजेशन। तो फीमेल में क्या किया जाता है, ट्यूबेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब के यहाँ पे क्या किया जाएगा, टाई अप किया जाएगा। स्पेसिंग मेथड में आती है नेचुरल में मतलब आप एब्सिस्टेंस मतलब छोड़ दो, सेक्स करना ही छोड़ दो। लाम हो जाएंगी जो, जिसमें फैमिली प्लानिंग मेथड में जो लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड हो जाएगी, मतलब जो मदर्स कंटिन्यू अपने बेबीज को फीड कराती हैं 6 मंथ तक, तो उनके लिए वो हो जाएगी। बैरियर मेथड में कुछ आप मैकेनिकल बैरियर अपना सकते हैं, कॉन्डोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब आपका आएगा। इंट्रायूट्राइन डिवाइस में आपकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन आईयूडीज आ जाएंगी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस आ जाएंगी आपकी, मेडिकेटेड होंगी, हार्मोनल होंगी, कॉपर टी वगैरह होंगी। हार्मोनल में आपकी जो जिसमें हार्मोन्स कंपोजिट रहेंगे, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन वाली होंगी। इमरजेंसी में आपकी क्या होंगी, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में जो आईपिल वगैरह होंगी, वो पोस्ट कॉन्सेप्शन मेथड यहाँ पे आईपिल को इसमें भी यूज किया जा सकता है। अभी देखिए लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड का मतलब होगा कि जब बेबी 6 महीने तक की उम्र का होता है तो उस दौरान है जो क्या है, जो यहाँ पर ओव्यूलेशन है वो भी स्टॉप रहता है हॉर्मोन्स के कारण। यहाँ पर ना एग रिलीज होगा, हार्मोन सप्रेस करके रखेंगे ओव्यूलेशन को, और ना ही यहाँ पर प्रेगनेंसी होगी। तो ये क्या हो गई, जो माँ अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराती है 6 मंथ तक, तो उनमें प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन 6 महीने तक बस। स्टिल एमनोरियक है, मतलब डिलीवरी के बाद जो 1 मंथ लोचिया डिस्चार्ज हुआ, आफ्टर दैट 6 महीने तक पीरियड्स नहीं आए, तो वही ऐसा नहीं कि कंटिन्यू बेबी को फीड करा रही हैं लेकिन पीरियड्स आना स्टॉप हो गए, लेकिन आपने बिना किसी अदर मेथड अपनाए सेक्स किया, इंटरकोर्स किया, तो आप कंसीव कर सकते हैं, चांसेस रहेंगे। और यहाँ पर क्वासी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड डे और नाइट, मतलब ओनली ब्रेस्ट फीड, अदर देन कुछ भी नहीं। इस केस में 98% चांसेस है जो लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड काम कर सकती है। अब यहाँ पे देखिए जो आईयूडी होती है 3 जनरेशन की होती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन जो कि नॉन मेडिएटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, मतलब इनमें मेडिसिन नहीं है। इसका सबसे कॉमन यूज किया जाने वाला एग्जाम्पल होता है लिपेज लूप, जो कि एस शेप का थिन प्लास्टिक पॉलीथिलीन वायर का बना हुआ रहेगा, जिसको इंसर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर मीडिएटेड होती हैं। फर्स्ट जनरेशन को क्या कहा जाता है यहाँ पर, नॉन मेडिएटेड। अब यहाँ पे देखिए मीडिएटेड में क्या होगा कि प्रोजेस्टेरोन रहेंगे, क्या होंगे, प्रोजेस्टेरोन होंगे। जो मेडिएटेड आईयूडी है सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन की रहेंगी, जिसमें हार्मोन्स रहेंगे, मेनली प्रोजेस्टेरोन। तो देखिए सेकंड जनरेशन में कॉपर बियरिंग बायोएक्टिव डिवाइस हैं, जैसे आपसे कॉपर टी 380 कह दें, कॉपर टी 200B कह दें, मल्टीलोड कह दें, नोवाटी कह दें, ये सभी सेकंड जनरेशन की आईयूडी है। किसकी, सेकंड जनरेशन की। कॉपर टी 380 है, सबसे कॉमनली सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली है, जिसकी जो सेल्फ लाइफ होती है 10 साल तक। यदि आपको 10 साल बच्चा नहीं चाहिए है तो आप इसको इंसर्ट करा सकते हैं। कॉपर टी और आईयूडी का जो एक क्लासिकल
सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है वो होता है ब्लीडिंग और पेन। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, टी सेप डिवाइस होगी, 380 ऑन एक्सपोज्ड एरिया ऑफ कॉपर होगा, इसीलिए इसमें 380 यूज किया गया है। और यहाँ पर कॉपर टी है जो इसका नाम है, 10 साल के लिए इसकी सेल्फ लाइफ होती है। अब कॉपर टी 200B जो कि 3.6 सेंटीमीटर लेंथ होगी और 3.3 सेंटीमीटर विड्थ होगी। यहाँ पर प्रेगना नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। सरफेस एरिया 200 mm² है, इसीलिए यहाँ पे 200 यूज किया गया है। सेल्फ लाइफ इसकी 3 साल होती है। ये भी बेस्ट चॉइस है, यदि जो मदर अपने कंसीव नहीं करना चाहती हैं तो ये इसको लगवा सकती हैं। और यहाँ पर एक चीज और है कि जो नई मदर है जिन्होंने कभी भी कंसीव नहीं किया है तो डॉक्टर उनको कॉपर टी लगवाने से बोलते हैं कि बच्चों आप उसकी जगह कोई और मेथड अपना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कॉपर टी 380A मल्टीलोड 370 इस कर्व शेप में रहेगी। एग्जाम में आपको इमेज बेस्ड भी पूछे जा सकते हैं। तो अब आती है थर्ड जनरेशन की जो हार्मोन रिलीज करती हैं डायरेक्ट। तो आपको इनमें मेनली जनरेशन याद रखना है। जैसे आपने नेचुरल में तो एब्सिस्टेंस हो गया, लैक्टेशन लैप्टोरिया मेथड होगा, साधु संत बन जाओ, वो सब हो गया। फर्स्ट जनरेशन में आपका लिपेज लूप हो गया। सेकेंड जनरेशन में आपकी कॉपर टी हो गई 380A 200B हो गई। अब यहाँ पे आपकी आती है हार्मोनल, जो कॉपर टी जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस हार्मोन रिलीज करती हैं, जिसमें प्रोजेस्टासाइट और मिरेना दो मेनली यूज की जाती हैं। तो प्रोजेस्टासाइट है जनरली कॉमन यूज की जाती है, टी सेप डिवाइस होगी जिसमें 38 mg प्रोजेस्ट्रॉन होता है और पर डे 45 mg प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करेगी। इफेक्टिव 1 साल के लिए। यदि मान लीजिए 1 साल तक के लिए बच्चा नहीं चाहिए है, कॉन्डोम वगैरह अपनाने से लिहाज है, परहेज है, तो आप इसको इंसर्ट करवा सकते हैं। और जनरली पीरियड्स आते हैं उसके 5th डे, पीरियड्स स्टार्ट हुए उसके 5th डे मिड पीरियड में इंसर्ट की जाएगी, जिसमें 38 mg प्रोजेस्ट्रॉन होगा, जिसमें से पर डे के हिसाब से यदि रिलीजिंग अमाउंट कहें हम तो होता है 65 mg 65 mg पर डे प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होगा, जिसके कारण कंसीव नहीं हो पाएगा। मिरेना जिसमें 20 mg लेवोनोजेस्ट्रॉल रिलीज पर डे होगा, 5 साल के लिए इफेक्टिव है। फेलियर रेट इनके बहुत ही कम है। ये देखिए यहाँ पर जो प्रोजेस्टासाइट है, क्या है प्रोजेस्टासाइट टी सेप रहेगी यहाँ पे। अब जो मिरेना और LNG 20 है, 20 mcg लेवोनोजेस्ट्रॉल क्या करेगी, पर डे रिलीज करेगी। ये रही यहाँ पर लिपेज लूप, प्रोजेस्टासाइट और मिरेना। प्रोजेस्टासाइट टी सेप रहेगी, मिरेना है जो कि 3 साल के लिए इंजेक्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मल्टीलोड डिवाइस रिफर्स टू विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अभी जस्ट हमने पढ़ा इसीलिए मैंने क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। जो मल्टीलोड डिवाइस है, मल्टीलोड डिवाइस है किस टाइप की कॉन्ट्रासेप्शन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, OC या फिर मैकेनिकल मेथड। तो यहाँ पर मल्टीलोड डिवाइस तो मैकेनिकल मेथड में नहीं होंगी, ना ही ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में होंगी, ये होगी आपकी फर्स्ट या सेकेंड। तो मल्टीलोड डिवाइस है आपकी सेकेंड जनरेशन की, जिसमें कॉपर टी आ जाएंगी आपकी, कॉपर कंटेनिंग IUD है जितनी मल्टीलोड 370 नोवा टी ये सब किस में आएंगी, सेकेंड जनरेशन में। नेक्स्ट है यहाँ पर इन कॉपर टी 200 द नंबर डिनोट्स। तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है चाहे वो 300 हो या 380A हो, तो इस नंबर का मतलब क्या है, वेट इन माइक्रोग्राम, सरफेस एरिया, वेट इन मिलीग्राम या फिर वॉल्यूम ऑफ डिवाइस। तो कॉपर टी में जो 300 है नंबर डिनोट्स करता है किसके लिए, सरफेस एरिया के लिए। किसके लिए, सरफेस एरिया के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, सरफेस एरिया। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, माला एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डिफर फ्रॉम माला डी इन टर्म्स ऑफ। माला एन और माला डी दोनों के बीच में समानताएं सेम है, मतलब ये जो कंटेंट है इसका हार्मोनल कंटेंट सेम है, सब कुछ एक सा है, लेने भी सेम टाइम पे सब कुछ, लेकिन एक चीज़ है जो अलग है, वो क्या होगी, नॉर्जेस्ट्रॉल का डोज, एस्ट्रॉइडल डोज, सोल्ड अंडर सोशल मार्केटिंग या फिर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो माला एन है जो OCP पिल है, माला डी से अलग इसलिए है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये देखिए माला एन और माला डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू मिलती हैं, लेकिन माला एन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि माला डी को मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएंगी। इसमें टोटल 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है और 7 आयरन की टेबलेट होती हैं। याद रखें आप, पूछा जाता है
जो हार्मोनल टैबलेट हैं कितनी होती हैं 21 और 7 आयरन की टैबलेट होंगी। माला डी को मार्केट में 3 रुपीज़ पर कॉस्ट के हिसाब से आपको मिल जाएंगी और जो माला है ना फ्री ऑफ कॉस्ट है जो अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट है आपका एलिजिबल कपल्स आर कपल्स एज ग्रुप ऑफ, तो एलिजिबल कपल की एज पूछिए कितनी होगी 18 से 35 साल तक, 15 से 45 साल, 18 से 40 साल या फिर 20 से 30 साल तक। जो एलिजिबल कपल है इनकी एज होगी कितनी 15 to 45 ईयर्स तक, कितना 15 से 45 साल तक। नेक्स्ट है यहाँ पर एलेंस टेस्ट इज यूज्ड फॉर, एग्जाम में आता है एलेंस टेस्ट क्यों किया जाता है, मीडियन नर्व कंप्रेशन के लिए, अल्नर नर्व फंक्शनिंग के लिए, इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च या फिर नन ऑफ द अबव। तो एलेन टेस्ट किया जाता है इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च के लिए। यहाँ पर इसे चेक किया जाता है कि जो अल्नर आर्टरी में किसी भी तरीके का थ्रोम्बोसिस तो नहीं हो रहा है जो कि रेडियल को भी अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई के लिए, ब्लड फ्लो के लिए टेस्ट है जो यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अ प्रोसीजर कॉल्ड द एलेन टेस्ट में बी यूज्ड टू फाइंड आउट इफ द ब्लड फ्लो टू योर हैंड इज नॉर्मल। तो हाथों में आपके ब्लड की प्रॉपर सप्लाई हो रही है नहीं, उसको चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है एलेन्स टेस्ट। तो यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या करते हैं आपके लिए, ड्रॉइंग योर ब्लड विल अप्लाई प्रेशर टू द आर्टरीज इन योर रिस्ट फॉर सेवरल सेकेंड। यहाँ पर आपकी आर्टरीज के यहाँ पर प्रेशर लगा के रखेंगे, चेक करेंगे कुछ सेकेंड में ब्लड फ्लो होता है या नहीं। तो यहाँ पर इस टेस्ट के लिए क्यों किया जाता है, पाल्मर आर्च की इंटीग्रिटी के लिए, कि यहाँ पर दैट इज द टेस्ट डन टू डिटरमाइन दैट द कोलेटरल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट फ्रॉम द अल्नर आर्टरी इन केस ऑफ थ्रोम्बोसिस अकर इन द रेडियल। यदि रेडियल में किसी भी तरीके का थ्रोम्बस है या फिर क्लॉट है तो अल्नर आर्टरी ब्लड की सप्लाई कर पा रही है नहीं, उसके लिए एलेंस टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कार्पल टनल सिंड्रोम इज ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ। तो कार्पल टनल सिंड्रोम सबसे ज्यादा जो लोग आईटी फील्ड वाले होते हैं या फिर कंप्यूटर्स पर लंबे टाइम तक काम करते हैं उनमें देखने को मिलता है। कार्पल टनल में कौन सी नर्व है जो कंप्रेस होगी, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व या फिर अल्नर आर्टरी। तो कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है जब मीडियन नर्व कंप्रेस होती है। क्या होगी, मीडियन नर्व कंप्रेस होती है। तो यहाँ पर आपको आपके हाथ में नब्बनेस, टिंगलिंग, वीकनेस है जो आपके हाथ में फील होगी, इसके लिए क्या कहा जाता है, कार्पल टनल। रिस्ट के लिए क्या कहा जाता है, कार्पल टनल। तो यहाँ पर एक कौन सी नर्व के कारण होगी, मीडियन नर्व के कारण। नेक्स्ट इज वाल्व ऑफ हेस्नर इज प्रेजेंट इन। तो हेस्नर वाल्व कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, लेक्राइमल डक्ट्स में, पैंक्रियाटिक डक्ट्स में, कैरोटिड ग्लैंड डक्ट में या फिर ऑल ऑफ दी अबव में। तो वॉल्स ऑफ हेस्नर रहेंगे कहाँ पर, नेजोलेक्राइमल डक्ट के यहाँ पर। देखिए वॉल्व ऑफ हेस्नर यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे लोअर एंड ऑफ द नेजोलेक्राइमल डक्ट के यहाँ पर, जो कि जनरली क्या करते हैं, एयर को प्रिवेंट करते हैं ब्लो बैक होने से। तो इसीलिए यहाँ पर इनका नाम भी क्या रखा गया है, वॉल्व ऑफ हेस्नर। नेक्स्ट वन इज विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज डन इन डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, सिक टेस्ट। डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, सिक टेस्ट है जो डिप्थीरिया को डायग्नोस करने में होता है। माउंटेक्स टेस्ट होता है टीबी को डायग्नोस करने में, टाइफाइड के लिए विडाल होता है, सिफिलिस के लिए होता है वीडीआरएल टेस्ट, स्कारलेट फीवर के लिए होता है डिक टेस्ट, टाइफस फीवर के लिए होता है वेलफ्लेक्स टेस्ट। तो स्पेसिफिक टेस्ट है जो एक पर्टिकुलर डिसीज को डायग्नोस करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज यूजुअल डोज ऑफ पीपीडी इन माउंटेक्स टेस्ट। तो माउंटेक्स और ट्यूबरकुलिन टेस्ट में प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इंट्राडर्मल रूट से इंजेक्ट किए जाते हैं। कितना डोज है जो पीपीडी का लिया जाता है माउंटेक्स टेस्ट के लिए, 20 IU, 5 IU, 100 IU या फिर 200 IU। तो इंट्राडर्मल रूट से पीपीडी है जो एडमिनिस्टर की जाती है माउंटेक्स टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट में। रीडिंग कितने घंटे के बाद सही आती है, 48 से 72 घंटों में। और कितना पीपीडी इंसर्ट किया जाता है, 5 IU। कितना, 5 IU। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन।
तो इंसुलिन के लिए हम किस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, आईवी, एससी, आईएम या फिर इंट्राडर्मल रूट से। तो जो इंसुलिन है किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है, सबक्यूटेनियस रूट से है जो हम इंसुलिन को एडमिनिस्टर करते हैं। The refractive error caused by the differences in curvature of cornea and lenses। तो एक जो रिफ्रैक्टिव एरर के कारण हो रहा है, क्या है, रिफ्रैक्टिव एरर के कारण हो रहा है कि जो एक कर्व बन रहा है कॉर्निया और लेंस के बीच में, वो क्या है, एमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया। तो जो क्या है, रिफ्रैक्टिव एरर है। रिफ्रैक्टिव का मतलब है कि जो आपका कर्वेचर बनना चाहिए कॉर्निया और लेंस के स्ट्रेट में, लेकिन वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो गया है। जो आप महंगे लोग देखते हैं, देखते कहीं उनको दिखता कहीं और का है, वही सिचुएशन है यहाँ पर। वो क्या हुआ, एस्टिग्मेटिज्म। क्या है, एस्टिग्मेटिज्म। मायोपिया का मतलब होगा नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होगा फार साइटेडनेस, हेमेट्रोपिया का मतलब है कि नॉर्मल विजन। क्या है, नॉर्मल विजन। यहाँ पर एस्टिग्मेटिज्म क्या है, एक रिफ्रैक्टिव एरर है जिसमें आपके कॉर्निया और लेंस के बीच का जो कर्वेचर है क्या है, डिफरेंस है और अलग है। मायोपिया नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस। नेक्स्ट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ पेन लाइक इंसुलिन डिलीवरी डिवाइसेस। नॉवडेज आपने देखा होगा कि इंसुलिन पेन जैसी डिवाइस से दिया जाता है। क्यों दिया जाएगा, शॉर्टर इंजेक्शन टाइम, एक्यूरेट डोज डिलीवरी, लोअर कॉस्ट विद रीयूजेबल इंसुलिन कार्टलेज, रीयूज ऑफ स्मॉलर गॉज नीडल्स। तो यहाँ पर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि पेन जैसे ही रहेगा, देखने में लगेगा पेन जैसे। तो यहाँ पर इंसुलिन की जो डिलीवरी डिवाइस है क्या करेगी, एक एक्यूरेट, जितने डोज की जरूरत है उतना ही देगी। इस तरीके से आएगा पेन जैसे, जितने डोज की जरूरत है उतना डोज ही दिया जाएगा, इसीलिए इस डिवाइस को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज द नोट्स दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन नर्सिंग एजुकेशन फॉर रिकॉर्डिंग डेटा अबाउट स्टूडेंट्स डेटा ऑन प्रैक्टिस। कौन सा है जो अभी रिसेंटली नर्सिंग एजुकेशन में यूज किया जा रहा है डेटा रिकॉर्ड करने के लिए, स्टूडेंट का डेटा प्रैक्टिस के लिए, एनेक्डोटल, नर्सिंग नोट, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिकॉर्ड्स या फिर क्रिटिकल इंसिडेंट रिकॉर्ड। कौन से नोट्स हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज किए जा रहे हैं नर्सिंग एजुकेशन के लिए, वो कहलाते हैं आपके एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। कौन से, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हॉस्पिटल में पेशेंट का डेटा फिलअप करने के लिए यूज किए जाएंगे। स्टूडेंट का डेटा, आपने ड्यूटी की है या नहीं, कितने दिन एब्सेंट रहे, वो सब चीज़ों के लिए भी यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट विथ रूमेटॉइड अर्थराइटिस में रिवील विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट डेटा। यदि पर्सन को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो कौन सा डेटा रिवील होगा, हैवर्डन नोट्स, मॉर्निंग स्टिफनेस नो लॉन्गर देन 30 मिनट, असिम्प्टोमेटिक जॉइंट स्वेलिंग या फिर स्वान नेक डिफॉर्मिटी ऑफ द हैंड। तो यहाँ पर कहा गया है, क्वेश्चन क्या है, रूमेटिक अर्थराइटिस है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया से होगा रूमेटिक। अब यहाँ पर अर्थराइटिस हुई है तो क्या होगा, यहाँ पे स्वान नेक डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। ये इमेज मैंने आपको कई बार बताई हुई है। फिंगर के यहाँ पे क्या है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, जो आपकी फिंगर है जो हाइपर एक्सटेंशन होगा और फ्लेक्शन एंड बेंट होगा एक जगह पे। जो डिस्टल फेरेंजियल है वहां पर क्या होगा, बेंट होगा, फ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर हाइपर टेंशन और जो फ्लेक्शन देखने को मिलेगा फिंगर के यहाँ पे क्या कहलाएगा, स्वान नेक डिफॉर्मिटी। मतलब हाथ में आपकी जो स्वान होते हैं, बगुले होते हैं, उनके जैसी डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी वो। नेक्स्ट इज द फंडामेंटल एम ऑफ प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इज टू। फंडामेंटल एम क्या है प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए, regain the movement, enhance self-esteem, provide restoration of function in aesthetic form या फिर prevent the infection। तो फंडामेंटल एम क्या है प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए। तो फंडामेंटल एम होते हैं प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए, वो कौन से हैं, तो जितनी भी प्लास्टिक सर्जरी होंगी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होंगी, किसी ने नाक की करा ली, किसी ने लिप्स की करा ली, रिकंस्ट्रक्टिव का होता है तो सुधारने वाली ऐसी क्लेफ्ट लिफ्ट के प्लेट में की जाती है, वैसे ही यहाँ पर जो प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होंगी क्या करेंगी, रेस्टोरेशन, प्रोवाइड रेस्टोरेशन ऑफ फंक्शन एंड एस्थेटिक फॉर्म। क्लियर।
Sanitation is given to children from the age of 1 to 6 year for every, ये सबको पता है कि विटामिन ए है जो दिया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन विटामिन ए है जो सभी बच्चों को दिया जाता है कब, 1 साल की उम्र से। लेकिन जब जो 1 साल से 6 साल की उम्र तक यदि दिया जाता है तो इसके बीच में कितना गैप रखा जाता है। जैसे वैक्सीन दी जाती है कोई भी, तो यदि मान लीजिए डीपीटी पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है तो 4 वीक का है जो गैप रखा जाता है, वैसे ही विटामिन ए सप्लीमेंटेशन जब बच्चे को दिया जा रहा है कितना गैप रखा जाएगा, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का या 8 महीने का, कितना गैप देके आप दूसरा डोज दे देते हैं, तो ये होगा कितना, 6 महीने का, कितना, 6 मंथ का। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 6 मंथ। यदि बच्चे की उम्र इन्फेंसी टू मतलब 6 to 11 मंथ है, 6 to 11 मंथ है तो कितना दिया जाएगा, 1000 आयु। लेकिन बिलो 6 मंथ है तब आप 50,000 देंगे, कितना, 50,000। और यदि बच्चे की उम्र 1 साल से 12 महीने 12 मंथ से 59 मंथ तक है तब देंगे कितना, 2 लाख आयु। ये कैसे दिया जाता है, ओरली दिया जाएगा। जब यदि 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ही दिया जाता है ताकि मीजल्स की जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बचा जा सके। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है कि जब बच्चे की उम्र 6 महीने से ज्यादा हो जाए या फिर जब मीजल्स दिया जाता है उसी टाइम पे ओरली इसको भी दे दिया जाता है 1 लाख यूनिट। लेकिन जब बच्चे की उम्र 1 साल से ज्यादा हो जाए तब दिया जाता है 2 लाख यूनिट। लेकिन यदि बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है तो दिया जाएगा 50,000, 50,000। कब दिया जाता है, एवरी 6 मंथ में। नेक्स्ट वन इज ब्रेस्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ विच ग्लैंड। ब्रेस्ट है जो किस ग्लैंड का मॉडिफाइड रूप है, चेंजेबल रूप है, सेबेसियस, बर्थोलिन, स्वेट ग्लैंड या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो बर्थोलिन ग्लैंड तो होती है कहां पर, वेजाइना के पास में, दोनों साइड, अपर साइड एक एक, जो सीक्रेशन करेंगी, म्यूकस सीक्रेट करेंगी ताकि लुब्रिकेशन है वो बना रहे। अब यहाँ पर स्वेट ग्लैंड है कि सेबेसियस ग्लैंड है, पसीने वाली ग्रंथि है कि सीवम निकालने वाली है। तो ब्रेस्ट है स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन रूप, क्या है, स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड रूप है। यदि मसल्स की बात करें यहाँ पर कौन सी मसल्स होंगी तो होगी पेक्टोरलिस मेजर। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर्ड ओवम इज कॉल्ड। मैच्योर्ड ओवम की जो प्रोसेस है, क्या है, मैच्योर्ड ओवम की डेवलप होने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, ओव्यूलेशन, यूफोरिया, oogenesis या फ्रूसाइड। तो डेवलप होने की प्रोसेस यहाँ पे क्या कहलाएगी, ओवम के जो डेवलपमेंट होने की प्रोसेस है वो क्या है, वो है यहाँ पर oogenesis। रिलीज होना वो क्या है, वो है यहाँ पर ओव्यूलेशन। लेकिन प्रोसेस क्या है डेवलप होने की, वो है oogenesis। नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन टू अ चाइल्ड इज अ मेजर ऑफ। मीजल्स वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं आप बच्चे को 9 महीने की उम्र के बाद। तो यहाँ पर क्या है, ट्रीटमेंट है, हेल्थ प्रमोशन है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है कि रिहेबिलिटेशन है, क्या है, मीजल्स एडमिनिस्टर करते हैं आप। तो ये क्या है, ट्रीटमेंट तो है नहीं है क्योंकि पता है कि बच्चे को है नहीं मीजल्स। ये कहलाएगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, क्या कहलाएगा, कहलाएगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, स्पेसिफिक। फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 डिफरेंट ओवम रिलीज इन द सेम साइकिल इज नोन एज। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2017 में आ चुका है, आप नोट डाउन कर लें। 2017 में आया है क्वेश्चन, नॉरसेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, उसमें डायरेक्ट आपको सुपर फीकंडेशन के नाम से पूछा गया था। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो यहाँ पर कहा गया है कि फर्टिलाइजेशन यदि 2 डिफरेंट ओवम है जो एक सेम साइकिल में रिलीज होते हैं, कभी कभी हो जाएगा कि जो 2 ओवरी है दोनों साइड से फैलोपियन जो अपना कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू ओवर रिलीज करती हैं, 2 ओवरी 2 एक सेम साइकिल में 2 ओवम को रिलीज कर दें, तो क्या जो फर्टिलाइजेशन होगा विन ओवम का वो क्या है, सुपरफिटेशन, सुपर फीकंडेशन, फीटस अकार्डियाकस या फिर फीटस पेपरेकस।
ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से देखें कि सुपरफिटेशन है कि सुपरफिकेंडेशन है। तो ये कहलाएगा क्या? सुपरफिकेंडेशन। क्या है? सुपरफिकेंडेशन। एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 ओवा रिलीज होंगे, लेकिन वो एक ही बार में फर्टिलाइज हो जाएंगे, तो कहलाएंगे क्या? सुपरफिकेंडेशन। सुपरफिटेशन का मतलब है कि 2 ओवम का 2 डिफरेंट साइकिल में फर्टिलाइजेशन होना। मान लीजिए एक का फर्टिलाइजेशन हो गया, बट आफ्टर दैट आपको पता नहीं है कि आप कंसीव कर गए हैं, आफ्टर दैट भी आपने इंटरकोर्स किया, तो हो सकता है आपका दूसरा ओवा भी क्या हो गया? फर्टिलाइज हो गया। 2 अलग अलग स्पर्म से 2 अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो आपकी जो प्रेगनेंसी जब कंसीव होगी, एक होगी 34 हफ्तों की तो दूसरी होगी 38 हफ्तों की। एक सीधा सीधा 4 वीक का डिफरेंस आ जाएगा, 3 वीक का डिफरेंस आ जाएगा, वो कहलाएगा सुपरफिटेशन। सुपरफिटेशन में क्या होगा? 2 ओवा 2 अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होके फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो वो कहलाएगा सुपरफिटेशन। और यदि 2 सेम ओवा एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होंगे और फर्टिलाइज्ड होके वो इम्प्लांट होते हैं, तो वो कहलाएगा सुपरफिकेंडेशन। नेक्स्ट इज एंटीरियर fontanelle इज ossified at। तो एंटीरियर पोस्टीरियर fontanelle होते हैं, तो एंटीरियर fontanelle है जो कब ossified हो जाएंगे? 1 month आफ्टर बर्थ, 6 month आफ्टर बर्थ, 18th month आफ्टर बर्थ या फिर 25th month आफ्टर द बर्थ। तो एंटीरियर fontanelle का ossification कब होगा? तो एंटीरियर fontanelle का ossification होता है 18th month आफ्टर द बर्थ, 18 महीने के बाद और 1.5 साल की उम्र में। सबसे पहले क्लोज होते हैं पोस्टीरियर fontanelle। कौन से? पोस्टीरियर fontanelle, इनको ऑक्सीपिट fontanelle के नाम से भी जाना जाता है, और ये जनरली 1 month एंड 1.5 month की उम्र में बच्चे के क्लोज हो जाते हैं। लेकिन जो एंटीरियर fontanelle है बाद में क्लोज होते हैं 18 महीने की उम्र तक। कब तक? 18 महीने की उम्र तक एंटीरियर fontanelle को ब्रैगमा कहा जाता है, जबकि पोस्टीरियर fontanelle को क्या कहा जाता है? लैम्डा, क्योंकि लैम्डॉइड शेप के रहेंगे, लैम्डॉइड सूचर्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे इसलिए। यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि जो एंटीरियर है वो 4 बोन 4 सूचर से कनेक्टेड है, जबकि पोस्टीरियर क्या है? पोस्टीरियर 3 बोन 3 सूचर से कनेक्टेड है। नेक्स्ट वन इज द विजुअल एक्विटी रीच एडल्ट एक्विटी बाय द एज। तो जो विजुअल एक्विटी है किस उम्र में बच्चे की एक एडल्ट एक्विटी के बराबर हो जाएगी? 7, 9, 5 या फिर 3? कितनी उम्र में बच्चे की जो विजुअल एक्विटी है एडल्ट के बराबर हो जाएगी? जो विजन है, देखने की क्षमता है, वो एडल्ट के बराबर हो जाएगी। कितने उम्र में? तो ये होगी जनरली जब बच्चे की उम्र 7 साल होगी तब। कितना? 7 ईयर की एज में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 7 ईयर। और विजुअल एक्टिविटी चेक कैसे की जाती है? स्नेलन चार्ट के थ्रू। एक होता है इशारा चार्ट, आपने देखा होगा डॉट 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 करके है, लेकिन उसमें बीच में कुछ नंबरिंग दी जाती है, तो उससे चेक किया जाता है कलर ब्लाइंडनेस। क्या किया जाता है? कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन यदि विजुअल एक्टिविटी की बात करें हम, तो स्नेलन चार्ट से चेक की जाती है। यहाँ पे आपको 20 मीटर दूर है जो 20 फीट दूर है जो खड़ा कर दिया जाएगा, वॉल पर ये चार्ट रहेगा, को पढ़ने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर 20 आउट ऑफ 20 है, मतलब आपका विजन क्या है? नॉर्मल है। 20 आउट ऑफ 20 मतलब नॉर्मल है। लेकिन और यदि आपका इससे कम है, देन आफ्टर द आपको है जो यहाँ पर जो नंबरिंग दी गई है यही चेक की जाती है। 20 आउट ऑफ 20 विजन है, मतलब आप क्या है? नॉर्मल विजन है। नेक्स्ट वन इज द Which among the following is not a common symptom of tuberculosis? तो ये क्वेश्चन तो ये नर्सिंग में बहुत आता है कि टीबी का सिम्टम कौन सा नहीं है? कफ फॉर 3 weeks और मोर, फीवर स्पेशली एट नाइट, वेट गेन, लॉस ऑफ हेपेटाइट। टीबी से आपको बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ट्यूबरक्लोसिस से आपको एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। टीबी का सिम्टम कौन सा नहीं है? कफ फॉर 3 weeks और मोर, ये तो होता है खांसी आती है 3 वीक या फिर उससे ज्यादा की, ड्राई कफ रहती है, कभी कभी उस खांसी में जो ब्लड भी आ जाता है। फीवर जनरली रात में रहता है, बिल्कुल हल्का हल्का फीवर रहेगा। वेट लॉस होगा, खाना नहीं खाएंगे आप, और वीकनेस रहेगी। ये क्या कॉमन सिम्टम है?
तो यहाँ पे कहा है कि नॉट अ कॉमन सिम्टम, तो होगा वेट गेन। टीबी वाले मरीज का वजन कभी नहीं बढ़ता, उल्टा घटता है। तो यहाँ पर अर्ली साइन होते हैं कि खांसी है 1 महीने से ज्यादा की हो जाए, बुखार 1 हफ्ते से ज्यादा का हो जाए, बार बार निमोनिया हो, और जो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं वो काम नहीं करेंगे। एडवांस साइन में बात करें हम तो रात में पसीना आएगा, वेट लॉस होगा, फटीग होंगे, रेसेस होंगे, खाना आप नहीं खाएंगे। कॉज क्या है टीबी के लिए, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें कि डायग्नोस कैसे होगा, तो स्पुटम टेस्ट किया जाता है। स्पुटम में सबसे पहले पता चलेगा, यदि स्पुटम में भी थोड़ा डाउट रह जाता है तो पीपीटी इंसर्ट की जाएगी। जो प्रोटीन के डेरिवेटिव्स हैं इंट्राडर्मल रूट से इंसर्ट किए जाएंगे, 10 mm डायमीटर में इंसर्कल किया जाएगा, 72 घंटों में रीडिंग पड़ी जाएगी। और तब यदि कंफर्म होता है तो आपको जो डॉट्स थेरेपी है वो दी जाएंगी। कैटेगरी फर्स्ट दी जाएगी 6 महीने के लिए, कैटेगरी सेकंड मेडिकेशन दी जाएंगी, एंटी ट्यूबरकुलर की फर्स्ट लाइन ड्रग दी जाएंगी। तो सभी क्या है, बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम्स में आते हैं, स्पेशली ट्यूबरक्लोसिस से तो बहुत आते हैं। जीन नेल्सन टेक्निक अपनाई जाती है, इसके जो डायग्नोसिस किया जाता है तो जीन नेल्सन टेक्निक अपनाई जाती है टेस्टिंग के लिए। और भी कोई आपको क्वेश्चंस यदि लगते हैं कि टीबी से रिलेट करते हुए आ सकते हैं तो या तो वो कमेंट में बता देना आप, या फिर जो सेकंड अब जो थ्योरी वाली जो एक जैसे आज बल्टी को पढ़ा है हमने, वैसे ही सेकंड क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अभी ग्लोसाइटिस। क्या पढ़ेंगे? ग्लोसाइटिस। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टीबी। पर्टिकुलर डेली आपको एक डिसीज वाला है जो क्लास जरूर ली जाएगी। तो फिर क्या होगा यहाँ पर आपका आंसर वेट गेन, क्योंकि टीबी वाले मरीज का कभी भी वजन नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट वन, मिड डे मील सप्लीमेंट्स डाइट्स प्रोवाइड फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। तो मिड डे मील सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं, तो इसमें है जो कितनी कैलोरीज दी जाती है, 200 कैलोरीज एंड 7 to 10 ग्राम प्रोटीन, 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम प्रोटीन, 300 कैलोरीज एंड 14 से 16 ग्राम तक प्रोटीन, 200 कैलोरीज और 6 से 8 ग्राम तक प्रोटीन। कितना दिया जाएगा इसमें? तो जो यहाँ पर मिड डे मील सप्लीमेंट डाइट दी जाएगी, इसमें जो यहाँ पर कैलोरी की बात की जा रही है वो होगी 300 कैलोरीज, 300 कैलोरीज और 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। और कितने तक के लिए दिया जाएगा? 1st to 5th तक के लिए। इन दिस स्कीम चिल्ड्रन 1st to 5th शुड अचीव 100 ग्राम फूड पर स्टूडेंट एंड 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए यहाँ पर इतनी कैलोरी दी जाएगी। नेक्स्ट वन इज द सडन आउटब्रेक ऑफ अ डिसीज इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन इज। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि सडनली किसी डिसीज का आउटब्रेक हो जाए जो नॉर्मल आपने समझा उससे भी ज्यादा, तो क्या एपिडेमिक है, एंडेमिक है, पेंडेमिक है कि स्पोरेडिक है? क्या है? तो ये कहलाएगा आपका एपिडेमिक। देखिए यहाँ पर एपिडेमिक का मतलब है कि किसी गांव में थायराइड के केसेस आ जाए, डायरिया फैल जाए, तो एक गांव तक ही सीमित रहेगा। मान लीजिए कि कर्नाटक के बेंगलोर में या मैसूर में कोई भी एक डिसीज फैलती है, बीच में यहाँ पर डेंगू का बहुत ज्यादा केसेस आए थे तो एपिडेमिक कंसीडर किया गया था। कुछ एरियाज को, बेंगलोर के कुछ एरिया को एपिडेमिक कंसीडर किया गया था, लेकिन ये पूरे आउट ऑफ बेंगलोर में नहीं फैला या फिर कर्नाटक के बाहर नहीं गया, तो ये क्या यहाँ पर एपिडेमिक है। लेकिन एंडेमिक का मतलब है कि एक रीजन से दूसरे जो आपके आसपास की जगह है उन पे भी हो जाए तो एंडेमिक। और इसी के बाद जब एंडेमिक और बड़े तौर पर फैलेगा तो फिर कहलाता है पेंडेमिक, मतलब कि महामारी। क्या कहलाएगी? महामारी, जो कि कोरोना एक बार फैल चुकी है, प्लेग फैल चुका है, कोरोना फैल चुका है। नेक्स्ट वन इज सीरम हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज। सीरम हेपेटाइटिस का दूसरा नाम क्या है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या फिर बैक्टीरियल हेपेटाइटिस। सीरम हेपेटाइटिस का दूसरा नाम क्या है? सीरम हेपेटाइटिस का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी आपको डाउट रह जाते हैं तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, और आपके कोई भी कमेंट है
और स्पेशली जो भी लोग MPCHO का पेपर देने वाले हो उनके लिए अभी सबसे अच्छा बेस्ट ऑफर है कि जिनका फर्स्ट टाइम जो लोग एग्जाम दे रहे हैं तो 2019 में 2 बार MPCHO का पेपर हुआ है तो आपको 4 पेपर उसके, फिर 2020 में जो हुआ है उसके 2, 2021 और 22 के बीच में हुआ है तो 2 पेपर उसके, इस तरीके से मिला के 9 MPCHO के पेपर्स आपको अवेलेबल है। और यदि आप अदर स्टेट CHO के पेपर्स लेना चाहते हैं MPCHO के अलावा तो आपको टोटल 25 CHO के पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे विथ NHM के, क्योंकि NHM और CHO के पेपर मिलते जुलते आते हैं। तो जो भी लोग 25 पेपर NHM प्लस CHO के लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके उन पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। प्राइस बहुत ही मिनिमल है कि हर एक कैंडिडेट अफोर्ड कर सकता है। कोई भी डाउट आपके रह जाते हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक